हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके कुछ क्वेश्चन तुम लोगों के साथ कर लिए थे मैंने। होपफुली रिमेनिंग क्वेश्चन तुम लोगों ने अपने ओन पर ट्राई कर लिए होंगे और हो भी गए होंगे। और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसको आज के लेक्चर में देख सकते हो। और आज कुछ और क्वेश्चंस करके चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्डर में रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट उसको करेंगे। एनीवे, तो देख लेते हैं आज जो कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जैसे 17 से 21 जो आज हम करने वाले सबसे पहले वो है क्वेश्चन 17 से 21। अब इसमें तुम देख सकते हो कि ये गिवन है कि देयर इज अ स्क्वायर टेबल। ठीक है, एक स्क्वायर टेबल है एंड देयर आर 2 पर्सन सिटिंग ऑन ईच ऑफ द 4 साइड्स एंड इन टोटल देयर आर 8 पर्सन्स। ठीक है, तो 8 लोग हैं एक स्क्वायर टेबल पर कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं। ये अरेंजमेंट है, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब अगर हम स्क्वायर टेबल को, अभी तक हमने बेसिकली बात की कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है बेसिकली या तो सर्कुलर टाइप या लीनियर अरेंजमेंट रहता है, लीनियर या सर्कुलर या रो वाइज या सर्किल में। तो अब अगर स्क्वायर टेबल को उससे कंपेयर करें तो एक तरीके से ये लीनियर भी हो गया कि भाई एक लाइन में जैसे कह सकते हैं कि 4 साइड से या 4 लाइन से हर लाइन में 2 लोग बैठे हैं। और एक क्योंकि पूरी तरीके से एक सर्किल भी बना रहा है, यानी एक स्क्वायर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किल एंड लीनियर अरेंजमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि हम समझेंगे कि कोई तीसरी तरीका अरेंजमेंट है, बल्कि हमने जो अपने 2 अरेंजमेंट पढ़े हैं उन्हीं से ही इसको रिलेट करेंगे। तो अब स्क्वायर अरेंजमेंट में हम यूं कह सकते हैं कि ये एक तरीके से सर्कुलर भी हो गया या एक तरीके से लीनियर, ये मतलब एक तरीके से उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो करने का तरीका वही है। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे सर्किल में तो क्या होता है, जैसे कहा जाए ए सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, तो मैंने कहा था सर्किल में किसी भी एक पोजीशन से स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि सर्किल कोई बिगनिंग या एंड तो होता नहीं है। ठीक है, किसी भी एक पोजीशन में ए ले लो एंड ए सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी है, तो किसी भी एक पोजीशन में लेफ्ट से बी ले लिया और उसके लेफ्ट में ए को ले लिया। वहां पे सर्किल में बताया था लेफ्ट है इमीडिएट लेफ्ट, एक ही बात है। लेकिन अब इसमें मैं कहूं जैसे स्क्वायर अरेंजमेंट में ए सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, तो ए सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, तो वैसे तो बी को कहीं भी ले सकते हो, जैसे सपोज मैंने यहां ले लिया तो ए सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी मतलब यही हो जाएगा, है ना, क्योंकि सर्किल को भी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इमीडिएट लेफ्ट ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे ये बात है कि ए सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, तो उसके 2 कॉम्बिनेशन बेसिकली बन रहा है। 2 कैसे बन रहे हैं या 2 से ज्यादा क्यों नहीं बन रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो ए सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये एक लाइन में 2 लोग बैठे हुए हैं। तो अब जैसे मैं एक अरेंजमेंट बोलूं, एक लीनियर बोलूं, उसमें मैं कहूं ए सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी या इमीडिएट लेफ्ट भी लेफ्ट से मैंने बोल दिया, तो ए सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी ऐसे भी हो सकता है, या हो सकता है ए इधर बी इधर या ए इधर बी इधर, इस तरीके से कई पॉसिबिलिटीज बन सकती है। यानी जितनी उस लाइन में बी के लिए पोजीशंस बनेंगी, तो यहाँ हर एक लाइन में अगर हम बात करें तो बी के लिए 2 पोजीशन पॉसिबल है, तो ऐसे 2 केसेस हो गए। अब तुम कहोगे कि ये भी तो 6 पोजीशंस हैं, तो ये एक तरीके से वही बात होगी कि स्क्वायर किसी एक साइड को कंसीडर करना है। अब किसी एक साइड पर 2 ही लोग बैठे हुए हैं, तो यानी 2 पॉसिबिलिटीज हुई। अब तुम कहोगे कि ऐसे तो तीसरी भी बन गई कि यहाँ बी को ले लो तो ये इधर ही हो जाएगा। अरे तो बात तो वही है ना, फिर इसको टर्न करके अगर हम देखें या इधर से देखेंगे, मतलब मान लो अभी स्क्वायर टेबल मैंने टर्न कर दी तो इसी अरेंजमेंट में आ जाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब 2 ही पॉसिबिलिटीज बनेगी। हाँ, अगर ये होता है कि हर एक साइड पर 3 लोग बैठे हैं तो फिर 3 पॉसिबिलिटीज बनती। ये मेरे ख्याल से क्लियर होगा तुम्हें। ऐसे क्यों नहीं कहा कि मैंने 8 जगह है तो बी 8 में से किसी भी एक जगह पे बैठ जाए। सर्किल के केस में क्या होता है, जैसे मान लो देयर आर 8 पर्सन्स इन अ सर्किल, अब मैं कहूं ए सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, तो ऐसा थोड़ा ना तुम बी को इधर भी मान लेते हो या इधर भी या इधर भी या इधर भी, ऐसे हर एक पोजीशन के लिए बी थोड़ा ना कंसीडर करते हो। सब कहीं से भी, वो तो देखने का नजरिया है, क्योंकि सर्किल की कोई बिगनिंग या एंड होती नहीं है। तो ऐसे स्क्वायर की बिगनिंग तुम अगर इस साइड से अगर मान लो कि ये स्क्वायर ए बी सी डी है, यहां से ए से अगर मान लो, या मान लो इस स्क्वायर की तुम बिगनिंग यहां से कर रहे हो, तो ये 2 ही पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो ये मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायर के केस में ऐसे ही 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी। अगर ये सब समझ में आ गया है तो अब ये क्वेश्चन तुम अपने ओन पर ट्राई कर सकते हो। करने का तरीका वही है जैसे कि मतलब समझ आ गया ना, क्योंकि चारों जो साइड्स है स्क्वायर की वो मिलकर तो चारों एक कंप्लीट मतलब फिगर बना रहे हैं, एक क्लोज फिगर बना रहे हैं। तो किसी भी 4 में से किसी एक साइड को हमें लेना है। ठीक है, तो अब इसमें दे रखा है देयर आर 8 पर्सन सिटिंग ऑन अ स्क्वायर टेबल, 2 on each side, देयर आर 3 लेडी मेंबर्स एंड दे आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। अब इसमें एक और चीज है,
लेडी मेंबर्स के लिए या फीमेल्स को हम लेट से सर्कल, ऐसे सर्कल में डिनोट करेंगे, और जो मेल मेंबर्स हैं उनके लिए ऐसे स्क्वायर बॉक्स ले लेंगे या रेक्टेंगुलर कह सकते हो। तो ये नोटेशन का तरीका हो गया, आगे ब्लड रिलेशन टेस्ट में भी हमारे काम आएगा। अच्छा, आगे दे रखा है J इज इमीडिएट नेबर ऑफ L एंड F, G इज बिटवीन I एंड F। ये इस तरीके से 5 और इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन इनमें से कोई भी डेफिनेट या यूं कह लो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं से तो हमें स्टार्ट करना है। तो हम लेट्स से किसी भी एक इंफॉर्मेशन से तुम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे वो इंफॉर्मेशन ले लो जिसमें कि ये हो कि मिनिमम नंबर ऑफ केसेस बने। तो जैसे इसमें दे रखा है H इज अ लेडी मेंबर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J, ये वाली एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, फिफ्थ इंफॉर्मेशन। अगर ये सर्किल का होता तो हमारे लिए एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो जाती, क्योंकि सर्किल की कोई बिगनिंग या एंड तो होता नहीं है। तो क्या करते हम, किसी भी एक पोजीशन पर J को ले लेते और H को सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J ले लेते। पर क्योंकि ये स्क्वायर अरेंजमेंट है, तो अब जैसे H है लेडी मेंबर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J, तो किसी भी एक साइड में, क्योंकि ये चारों साइड मिलके एक कंप्लीट फिगर बना रही है, क्लोज फिगर सर्किल की तरह, तो ये चारों साइड्स जो हैं ये एक तरीके से मिलकर एक सर्किल, अगर हर एक साइड पर कोई एक ही पर्सन मान लो बैठा होता तो ये एक तरीके से सर्किल का इक्वेशन हो जाता, यानी कहीं भी तुम J को ले लेते। लेकिन अब यानी कहने का किसी भी एक साइड से हम स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रॉम एनी वन साइड। तो फ्रॉम एनी वन साइड लेट्स से मैंने इधर J को ले लिया, H अ लेडी मेंबर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J, तो J से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो ये H की प्लेस हो जाएगी, एंड H इज अ लेडी मेंबर एंड जेंडर ऑफ J इज नॉट गिवन। लेकिन अब मान लो मैंने इस साइड से स्टार्ट किया तो J इधर भी हो सकता था या इधर भी हो सकता था, यानी इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन रही हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है हमारे पास? दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि J को इधर भी लिया जा सकता था। क्लियर है? तो उस केस में क्या हो जाता, H की पोजीशन ये हो जाती। अब ये दोनों अलग अलग एक तरीके से पैटर्न है, क्योंकि अगर हम स्क्वायर में भी कहीं, जैसे सर्किल में भी कहीं से तो स्टार्ट होंगे ना, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो सकते हैं, तो स्क्वायर में भी किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। मान लो हम यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से भी हो सकते हैं, यहां से भी हो सकता है, यानी ये चारों पॉइंट है, कहीं से भी स्क्वायर ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो कहीं से भी बिगनिंग कर सकते हैं। ये जो चार वर्टेक्स है स्क्वायर के, कहीं से भी हम बिगनिंग कर सकते हैं। तो अब जैसे मान लो हमने यहां से बिगनिंग की, तो यहाँ ये दोनों पोजीशंस अलग अलग, क्योंकि हम यहां से बिगनिंग कर रहे हैं तो J पहला पर्सन है हमारे लिए, लेकिन यहां से कर रहे हैं तो J दूसरा पर्सन है। क्लियर है ना? तो यानी इसलिए दो पॉसिबिलिटीज हुई। क्लियर है? अब तुम कहोगे कि फिर ये तीसरा केस की J इधर हो गया, तो उस केस में मान लो ना हमने यहां से स्टार्ट किया है तो J हमारे लिए पहला पर्सन होगा या दूसरा होगा, यानी हम किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? स्क्वायर ड्रॉ करना, तो कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन, यहाँ तो हमें मान लो हमने किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट किया तो J यहाँ तो हमारे लिए पहला पर्सन होगा जो हमें मिलेगा, यहाँ दूसरा होगा, यही हो सकता है। अब तुम कहोगे ये तीसरा चौथा पांचवा ये क्यों नहीं हो सकते, तो वो बात वही सर्किल की होगी कि अगर हम वर्ड, क्योंकि स्क्वायर कहीं से भी ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो अगर मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो अगेन J मेरे लिए फर्स्ट या सेकंड प्लेस पर ही होगा, इधर से कर रहा हूं तो अगेन वही J फर्स्ट या सेकंड प्लेस पर ही होगा। ठीक है? तो इसलिए दो ही पॉसिबल केसेस हैं। अब क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि यहाँ तो एक केस ले लिया और करो, अगर वो आगे की इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उसको रिजेक्ट करके दूसरा केस कंसीडर करो। हालांकि मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर दो ही पॉसिबल केसेस बन रहे हैं तो दोनों एक साथ ले लो, अपने आप एक रिजेक्ट हो जाएगा, और हो सकता है नहीं भी हो तो उस क्वेश्चन के लिए दो पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। एनीवे, इसको अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा है J इज द इमीडिएट नेबर ऑफ। अच्छा, अब यहां से हमने स्टार्ट कर लिया, तो ऐसी इंफॉर्मेशन पर जाएं जहां पर H या J की कुछ बात हो रही हो। तो अब हम देख सकते हैं फोर्थ इंफॉर्मेशन तो GIF के बारे में बता रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है? सिक्स्थ इंफॉर्मेशन L और E के बारे में बता रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं। और जो सेवेंथ इंफॉर्मेशन है वो F और I के बारे में बात हो रही है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। तो हम आ जाते हैं थर्ड और फोर्थ। इन दोनों में अगर हम जैसे थर्ड में देखें तो किसकी बात हो रही है? इनमें से J की बात हो रही है, और फोर्थ में तो खैर हो नहीं रही है। तो थर्ड से स्टार्ट करते हैं। J इज द इमीडिएट नेबर ऑफ L एंड F। अब J इमीडिएट नेबर ऑफ L एंड F है, तो L इधर F इधर या F इधर L इधर, यानी ये एक पॉसिबिलिटी से दो और बन जाएंगी, इधर से एक और से दो बन जाएंगी, यानी टोटल चार पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। लेकिन अगर टोटल चार पॉसिबिलिटीज बैठकर ड्रॉ करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। तो हम अब बात हो गई है J L F की, तो अब देख लेते हैं
कि जे के बारे में तो और कोई बात हो नहीं रखी, तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिसमें एल या एफ के बारे में बात हो रखी है, तो अगले में ही जस्ट दे रखा है जी इज बिटवीन आई एंड एफ। अब तुम सोचो अगर तुम एफ को इधर ले लोगे तो जी बिटवीन आई एंड एफ नहीं हो सकता है। जी बिटवीन आई एंड एफ मतलब जी के इमीडिएट नेबर है आई और एफ। अब अगर तुम एफ को इधर ले लोगे तो जी उसका नेबर कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो यानी जो हम वापस उस थर्ड इंफॉर्मेशन पे आए जे इज बिटवीन एल एंड एफ, तो उससे हमें अब ये क्लियर हो गया कि एफ यहां नहीं हो सकता, तो एफ यहां तो इधर होगा, मतलब इधर ही होगा, इधर ही हो सकता है, मतलब इस पॉसिबिलिटी में, और एल इधर। ऐसे इस पॉसिबिलिटी में एफ की पोजीशन ये होगी और ये तुम देख भी सकते हो। अब ये दो अलग अलग केसेस नहीं है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जे और एफ एक ही रो में है या एक ही साइड पर है, इसमें अलग अलग साइड पर है, तो इसलिए मैंने कहा था दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हुई। तो जे इज बिटवीन एल एंड एफ हमने ले लिया ये। अब है जी इज बिटवीन आई एंड एफ, जी इज बिटवीन आई एंड एफ, तो ये जी की जगह होगी और ये आई की होगी। ऐसे इसमें ये जी की जगह होगी और ये आई की होगी। अभी तक इनमें से किसी का भी जेंडर हमें इन इंफॉर्मेशन में नहीं मालूम है, सिर्फ एच का जेंडर में मालूम है, दैट एच इज अ फीमेल। ओके, आगे आ जाते हैं। एल इज अ मेल मेंबर, जो सिक्स्थ इंफॉर्मेशन है, एंड इज सीटेड अपोजिट ई अ लेडी मेंबर। एल एक मेल मेंबर है, सीटेड अपोजिट ई, यानी ये ई की जगह हो जाएगी लेडी मेंबर। इसमें एल अ मेल मेंबर इज सीटेड अपोजिट ई, लेकिन ये तो जी है ऑलरेडी, तो यानी ये हमारी पॉसिबिलिटी रिजेक्ट होती है। इसके ऊपर अब हम ध्यान नहीं देंगे, अब हम सिर्फ इसी पर ही फोकस करेंगे, इस पॉसिबिलिटी पर ही, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो एल अ मेल मेंबर सीटेड अपोजिट ई अ लेडी मेंबर, ई को इसमें मैंने सर्कल में ले लिया, एल को स्क्वायर बॉक्स। फिर देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई, एफ और आई के बीच में देयर इज अ लेडी मेंबर। और इसके अलावा देयर इज अ लेडी, फिर है ई तो लेडी मेंबर है ही, ठीक है, जी लेडी मेंबर, एच लेडी मेंबर, और बिगनिंग में फर्स्ट इंफॉर्मेशन में दे रखा था, सॉरी सेकंड में दे रखा था, देयर आर 3 लेडी मेंबर्स, यानी 3 लेडी मेंबर्स मिल गई हमें, यानी ऑल रिमेनिंग आर द मेल मेंबर्स। और एक पर्सन अभी तक किसी उसकी बात भी नहीं हुई है अभी तक यहाँ पर, लेकिन हमें मालूम है कि 3 लेडी मेंबर तो वो मेल है और एक ही पोजीशन खाली है, तो वहीं पर वो पर्सन बैठा है। तो वो पर्सन कौन सा, ई एफ जी एच आई जे, सबकी पोजीशन मार्क हो चुकी है, उसके बाद एल की हो रखी है लेकिन के की नहीं, यानी ये के की पोजीशन। तो दो पॉसिबिलिटी से हमने स्टार्ट किया, एक पॉसिबिलिटी रिजेक्ट हो गई। कई क्वेश्चन से हो सकता है दोनों पॉसिबिलिटीज ही फिट बैठ रही हो, तो क्वेश्चन के आंसर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो दोनों पॉसिबिलिटी से सही बैठते होंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। Who among the following is the immediate neighbor of E and H? Immediate neighbor of E and H यानी जो इनके बीच में बैठा होगा पर्सन, और वो है K, यानी none of these। फिर है how many persons are between K and F? K और F के बीच में कितने लोग हैं? अब तुम ऐसे लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ, K और F के बीच में 3 ही लोग मिल रहे हैं, ठीक है। पर मान लो एक तरफ से कम लोग मिलते हैं, एक तरफ से ज्यादा लोग मिलते हैं, मतलब इक्वल नंबर, तो हम वैसे तो कम वाले को ही टिक करते हैं, पर जनरली ऑप्शंस में फिर दोनों ही गिवन होते हैं, तो हम जैसे यू लिखा होगा एक ऑप्शन 2 और 4, तो वही हमारे लिए ज्यादा सही आंसर होगा। फिर है who among the following are the 3 lady members? तो 3 lady members are H, G and E, that is option B. Who among the following is immediate left of F? Immediate left of F कौन हुआ? Immediate left of F, यानी लेफ्ट इस तरीके से चलेगा ना, ये लेफ्ट, यानी एक तरीके से कह लो हमारे लिए हम लेफ्ट के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक तरीके से हो रही है, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F है J, यानी सी ऑप्शन। Which of the following is true about J? तो J is a male member, that is true, ठीक है। तो जैसे सही ऑप्शन मिल जाए उसे मार्क करना है, अगले क्वेश्चन पे चलना है, पर अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चाहे देख सकते हो, बाकी ऑप्शन सही नहीं है। J is a male member सही नहीं है, जेंडर ऑफ J cannot be determined वो भी सही नहीं है, पोजीशन ऑफ J cannot be determined वो भी सही नहीं है, क्योंकि पोजीशन तो हमें मालूम पड़ चुकी है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जितना टाइम, हर एक जैसे 5 क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं, और इस पूरे अरेंजमेंट को बनाने में हमें 3 से 4 या 5 4.5 से थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन इन 5 क्वेश्चंस को फिर आंसर करने में हार्डली एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, यानी 5 क्वेश्चंस हम 1 मिनट के अंदर आंसर कर देंगे। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, और एक चीज़ मैं फिर से बता दूं कि जिनसे हो गया पहले ही वो तो बहुत अच्छी बात है, और जिनसे नहीं हुआ था तो कम से कम अरेंजमेंट बता दिया, तो आंसर सब खुद मार्क करो, वीडियो पॉज करके आंसर्स तो खुद ही मार्क कर सकते हो, आंसर्स पीछे दिए हुए हैं उसको मैच कर सकते हो, ठीक है। फिर है
मतलब जिस भी पॉइंट पर लगे कि अब बाकी का तो हम कर सकते हैं तो वहां खुद ही कर लिया करो, और उसके बाद करने के बाद लेक्चर देख लिया करो। अब आगे है 22 से 26। There are 6 flats on a floor in 2 rows and facing east and west, and these are allotted to QRST, U and V. अब ईस्ट और वेस्ट फेसिंग, अब जैसे जानते हैं ये ईस्ट फेसिंग और ये वेस्ट फेसिंग, ये ईस्ट फेसिंग ये वेस्ट फेसिंग, तो ऐसे ले सकते हो अरेंजमेंट। पर मैंने तुम्हें बताया है कि क्या करो, तुम तो बस ये मान लिया करो कि तुम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हो, या अगर हमें ईस्ट और वेस्ट क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शंस होती हैं। अब कोई भी एक ईस्ट की तरफ मान लेते हैं कि ये ऊपर की और जो इस तरफ फेस करेंगे वो ईस्ट है और ये वेस्ट है। एक्चुअली में तो ये नॉर्थ और साउथ होती है, बस हमें तो ये मालूम होना चाहिए ईस्ट और वेस्ट दो ऑपोजिट डायरेक्शन है। और फिर भी कोई डाउट हो तो इस तरीके से अरेंजमेंट बना लो कि ये 6 फ्लैट हो जाएंगे ईस्ट फेसिंग और ये वेस्ट फेसिंग, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें है, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन 22 से 26। अब इसमें दे रखा है R gets east side facing flat, यानी R कहीं यहाँ है लेकिन तीनों से कौन सी जगह पर है ये नहीं मालूम, तो इसलिए अभी पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको। R gets east side facing and not next to T, फिर है T and V are diagonally opposite flats, they have got S next to V gets the west facing flat। S and V दोनों एक साथ बैठे हैं, उनको वेस्ट फेसिंग फ्लैट मिला है, यानी ये S और V इस तरफ कहीं हो जाएंगे। U gets the east facing flat, U को ईस्ट फेसिंग फ्लैट मिला है, ये U इधर कहीं। अब इसके अलावा दे रखा था T and V gets diagonally opposite flats, यानी अगर V को वेस्ट साइड फेसिंग फ्लैट मिला है तो T को मिला होगा ईस्ट फेसिंग। अब R S T U V और एक पर्सन रह गया Q, यानी ये हो गया Q। अच्छा, इसमें एक चीज और कि कईयों के दिमाग में डाउट हो कि 3 3 ही क्यों ले, दोनों तरफ एक तरफ 2 एक तरफ 4 क्यों नहीं लिए, तो भले ही वो मेंशन नहीं है, लेकिन जब तक कुछ मेंशन नहीं हो हमें यही मान के चलना है कि अगर 2 रोज में लोग बैठे हैं या फ्लैट्स हैं कुछ भी, तो इक्वल नंबर ऑफ अगर 2 रोज एक दूसरे को फेस करती हुई तो इक्वल नंबर ऑफ पर्सन ही होंगे 2 रोज में, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इस वजह से ये 3 3 हमने ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो हम कह सकें कि एग्जैक्ट है ना, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि हम कह सकें कि एग्जैक्ट है, तो कहीं ना कहीं से तो हमें स्टार्ट करना होगा जहां से हमें मिनिमम पॉसिबिलिटीज लगे। तो अब ये देखो डायगोनल, देखो एक कॉम्बिनेशन में 2 ही होते हैं, तो T and V are diagonally opposite flats, तो हो सकता है V इधर हो और T इधर हो, या ये T की जगह हो ये V की जगह हो, ठीक है ना। तो मैं एक और कॉम्बिनेशन इधर बना लेता हूं इस तरफ, चलो इसने RUT इधर शिफ्ट कर दिया कि ये तीनों इधर रहेंगे ईस्ट फेसिंग। इधर मैंने एक और कॉम्बिनेशन बना दिया, तो उस कॉम्बिनेशन में मैंने T को इधर लिया है तो ये V इधर, इतना तो पक्का ये ना कि भाई V को वेस्ट साइड फेस फ्लैट मिला है तो V की इन दोनों से कोई एक जगह होगी और उसके अपोजिट डायगोनली T की होगी। तो अगेन यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन करना। फिर S is sitting next to V, S is sitting next to V, तो ये S की जगह हो गई, और हमें मालूम है QSV को वेस्ट साइडेड वेस्ट फेसिंग फ्लैट्स मिले हैं तो ये Q की जगह हो जाएगी। अब इसके अलावा ये भी दे रखा है R gets east side and not next to T, R is not next to T, यानी ये R की जगह नहीं होगी तो ये जगह R की हो जाएगी, और बचा इधर कौन पर्सन, U। ऐसे इस केस में ये R की जगह हो जाएगी और ये इधर U, और यहाँ पर ऐसे ही ये S और Q की जगह। अच्छा, ये पहले मैंने मार्क नहीं की, ये भी हो, तो यानी कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रिजेक्ट नहीं हुई। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हम 2 पॉसिबिलिटीज लेके चले थे लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो रिजेक्ट हो गई थी, यहाँ दोनों ही पॉसिबिलिटी सही बैठ रही है, कोई भी रिजेक्ट नहीं हुई है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे जो दोनों पॉसिबिलिटी से सेम आंसर है, यानी अब यहाँ पे तुमसे यूनिक क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज सिटिंग राइट ऑफ R, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में तो राइट ऑफ R U है, इमीडिएट राइट ऑफ R, यहां तो कोई नहीं है, यहां तो लेफ्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यानी अगर किसी क्वेश्चन में 2 पॉसिबिलिटी सही बैठ रही हैं तो क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे जाएंगे जो दोनों पॉसिबिलिटीज से सेम आंसर है। जैसे अब तुम क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेट्स वेस्ट फेसिंग फ्लैट, तो वेस्ट फेसिंग फ्लैट मिले QSV को, यानी ऑप्शन डी। Whose flat is between R and T, R and T के बीच में कौन सा किसका फ्लैट है, U का, चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो, ठीक है। फिर है if the flats of U and Q are interchanged then whose flat will be opposite flat of U, U और Q का फ्लैट इंटरचेंज करना है, U और Q का सब इस क्वेश्चन के लिए।
तो इस केस में फिर u के अपोजिट किसका फ्लैट होगा, u इधर आ जाएगा तो u के अपोजिट t का फ्लैट होगा। ऐसे इस कॉम्बिनेशन से भी तुम देखोगे q और u, है ना, q और u यहां आ जाएगा तो उसका अपोजिट t होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में दो पॉसिबिलिटीज तुम्हारी बन गई हैं। तो ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए दोनों ही पॉसिबिलिटीज से देख रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, क्वेश्चन पूछेंगे वही जो दोनों पॉसिबिलिटीज सेम आंसर दे। क्लियर है? तो इस वजह से तुम एक ही पॉसिबिलिटी को कंसीडर करके आंसर कर दिया करो। ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं आया ना अभी तक कि पूछा जाए कि u के राइट में कौन है, इमीडिएट राइट ऑफ u कौन है, या इमीडिएट लेफ्ट ऑफ r कौन है, क्योंकि इस केस में t बैठ रहा है इमीडिएट r यहाँ, और यहाँ r हो रहा है इमीडिएट u राइट ऑफ u। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि इन लोगों के लिए तो अब जैसे जो तुम्हारा राइट है उनका राइट, जो तुम्हारा लेफ्ट है उनका लेफ्ट, लेकिन इनको फेस करके बैठे हैं तो इनका लेफ्ट जो होगा वो तुम्हारा राइट होगा, और इनका जो लेफ्ट होगा वो तुम्हारा राइट, और जो तुम्हारा लेफ्ट है वो इनका राइट होगा। ये भी ध्यान रखनी है चीजें, हालांकि उसकी जरूरत यहाँ पे अभी पड़ नहीं रही है हमें। ओके, नेक्स्ट है द फ्लैट्स ऑफ विच पेयर अदर देन t एंड v आर डायगोनली अपोजिट। तो t और v के अलावा q और r के डायगोनली अपोजिट है। दूसरी पॉसिबिलिटी से देखना है तो देख लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है, वही सेम आंसर आएगा q एंड r, यानी ऑप्शन डी। Whose flat is between q and v। तो अगेन q और v के बीच में किसका फ्लैट है, यहाँ पर s का है, यहाँ से भी देख सकते हो s का है। तो चाहो तो दोनों पॉसिबिलिटी से देख लो, ऐसा तो कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, पर मैंने फिर भी तुम्हें बता दिया कि दोनों ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो दोनों पॉसिबिलिटी से सेम आंसर्स देंगे। ओके, अब हम एक नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें देखा है देयर आर 6 स्टूडेंट्स। अब इसमें ऑप्शन नहीं है, पहले एनटीएससी में स्टेज 2 में वन वर्ड वाले भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। टोटल 100 क्वेश्चन जो होते थे उसमें 90 तो मल्टीपल चॉइस होते थे, और रिमेनिंग 10 जो होते थे वो वन वर्ड टाइप होते थे, यानी एक नंबर या एक लेटर उनका आंसर हुआ करता था। चलो, इसमें देखा है देयर आर 6 स्टूडेंट्स, दे आर सिटिंग इन अ रो, ए सिटिंग बिटवीन। तो 6 स्टूडेंट्स इन अ रो बोल रखा है, तो पहले ऐसे 6 प्लेसेस हम बना लेंगे। ये 6 प्लेसेस बना ली। फिर A sitting between B and C, B sitting next to E, E sitting next to O, who is sitting on the extreme left hand। ठीक है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट। अब यहाँ पे E is sitting next to O बोल रखा है, who is sitting on the extreme left। देखो लैंग्वेज को समझो, क्या देखा है, E is sitting next to O, who is sitting on, यानी O की बात हो रही है कि he is sitting on the extreme left। अब अगर लैंग्वेज यूं होती E is sitting next to O and is sitting on next, तो यानी ये फिर E के बारे में बात हो रही है। तो लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी है, क्या दे रखा है, और जल्दबाजी नहीं करनी है। तो E is sitting next to O, who is sitting on extreme left, यानी जो तुम्हारा लेफ्ट है इधर ये O की जगह हो गई, E उसके नेक्स्ट है तो ये E की जगह हो गई। फिर आगे दे रखा है B sitting next to E, यानी जो जो अब जहां पे इनसे रिलेटेड बात हो रखी है, तो इस सेंटेंस में E की बात हो रखी है, E की पोजीशन मालूम है तो B की भी मालूम पड़ गई। अब फर्स्ट में A sitting between B and C, तो ये A और ये C, और ये बची हुई पोजीशन D की हो जाएगी। और वैसे भी दे रखा है D sitting next to C, तो who two are sitting adjacent to B, तो B किन दो लोगों के बीच में, A और E, तो यानी A और E इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसके अलावा जो नेक्स्ट तुम्हारे साथ कर रहा हूं दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 to 31। 29 से 31 इसको भी देख लेते हैं। अब इसमें दे रखा है ये कुछ इंफॉर्मेशन है। अब इसमें बिगनिंग में ये नहीं दे रखा है कि कितने लोग हैं, है ना। अभी तक हर क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि हमें ये गिवन होता था कि कितने लोग हैं इनिशियली, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। सब इतना दे रखा है A sitting next to B, C sitting next to D and so on। फिर अब ऐसे जब भी क्वेश्चंस हों तो क्या करना है, तो हमें यही करना है कि गिवन इंफॉर्मेशन से काउंट कर लेना कितने पर्सन्स हमें दिख रहे हैं। तो A, B, C, D, E, और इसके अलावा और तो कोई पर्सन यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा है। A, B, C, D, E, यानी 5 ही मिल रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पर 5 ही लोग हो, है ना। अब 5 मतलब 5 ही लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो पूरे चांसेस हैं कि 5 ही पर्सन्स होंगे एक रो में, और बाकी तो हो सकता है, मतलब मैं ये कह रहा हूं जब बिगनिंग में ये नहीं गिवन हो कि कितने लोग हैं, कि भाई कितनी पोजीशन हमें बनानी है। अभी तक तो जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे हमें मालूम होता था ना कि 5 लोग हैं रो में बैठे हुए, यहाँ 6 हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो तुम जितने लोग काउंट कर लोगे इन गिवन इंफॉर्मेशन से, तो ABCD 5 लोग दिख रहे हैं, तुम 5 पोजीशन ही लोगे।
ठीक है। अब है A sitting next to D, C is sitting next to D, D is not sitting next to E, इस तरीके से कुछ गिवन है। फिर है E is on the left end of the bench, तो यानी ये E की जगह हो गई, ये हमारे लिए फिक्स्ड इंफॉर्मेशन थी, इसको हमने मार्क कर दिया। अब जहां E के बारे में बात हो रही है वहीं से आगे बढ़ सकते हैं। C is on the second position from the right, C is on the second position from the right, तो ये C की जगह हो जाएगी। फिर है A is on the right side of B and on the right side of E also, A and C are sitting together, A और C एक साथ बैठे हैं। अब A की जगह फिर ये दो हो सकती है, तो दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो ऐसा करते हैं और भी इंफॉर्मेशन जो हमने छोड़ रखी है उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में A सिटिंग नेक्स्ट टू B, अब अगर A को इधर बिठा देंगे तो उसको नेक्स्ट टू B नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये A की जगह हो गई और ये B की। फिर है C सिटिंग नेक्स्ट टू D, ये भी दे रखा है, तो ये C सिटिंग नेक्स्ट टू D एंड D। अब देख लो सारी इंफॉर्मेशंस मार्क हो गई हैं। A सिटिंग नेक्स्ट टू B सही है, मार्क हो चुकी है। C सिटिंग नेक्स्ट टू D वो भी मार्क हो चुकी है। D इज नॉट सिटिंग विद E वो भी दिख रहा है हमें। E इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द ब्रांच वो भी ठीक है। C सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट वो भी ठीक है। A इज ऑन द राइट साइड ऑफ B एंड टू द राइट साइड ऑफ E, मतलब A देखा जाए तो ये राइट हुआ ना, इस तरफ जाए हमारा राइट हुआ, तो E और B दोनों के रेस्पेक्ट में A राइट में ही है उनके, A एंड C आर टुगेदर वो भी है, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ पर्सन बिगनिंग में नहीं मालूम हो जैसे इस क्वेश्चन में, तो जितने लोग हैं उतने ही पोजीशंस मार्क कर लिया करो और वैसे ही क्वेश्चन करो जैसे समझाया। अब इसमें है वेयर A सिटिंग, तो A सिटिंग बिटवीन B एंड C, दैट इज D ऑप्शन। C सिटिंग बिटवीन A एंड D, दैट इज D ऑप्शन। व्हाट इज पोजीशन ऑफ D, तो वो एक्सट्रीम राइट हो गया, ये हमारा राइट साइड हुआ ना इसलिए। ओके, नेक्स्ट जो तुम्हारे साथ कर रहा हूं क्वेश्चन, दैट इज 32 से 33। अब इसमें ऑलरेडी गिवन है कि देयर आर 7 पर्सन्स, दे आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, और तुम अपने लिए मान लो कि तुम नॉर्थ की ओर देख रहे हो, बस इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं। ये 7 पोजीशन मार्क कर ली। फिर है U is immediate right of E, T is an extreme end as W as his neighbor, Y is between W and X, V sitting third from the other end। यानी चारों इंफॉर्मेशन हमने देखी, कोई भी फिक्स नहीं है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन स्टार्ट करें जहां से मिनिमम पॉसिबल केसेस बनते हुए दिख रहे हो। तो मिनिमम पॉसिबल केसेस अब तक हमें आइडिया हो चुका होगा कि यही थर्ड वाला इंफॉर्मेशन से कर सकते हैं कि इसमें दे रखा है T is at an extreme end। अब दो ही एंड हो सकते हैं एक रो के, तो दो पॉसिबिलिटीज से हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को करना। तो दो पॉसिबिलिटीज से स्टार्ट कर दो इसको करना। एक पॉसिबिलिटी में T को इधर ले लो, एक में इधर ले लो, हो सकता है दोनों पॉसिबिलिटी सही बैठ जाएं, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो दोनों पॉसिबिलिटीज सेम आंसर दें, या फिर एक पॉसिबिलिटी रिजेक्ट हो रही होगी। तो T is at an extreme end and W as his neighbor, तो ये W की प्लेस हो गई, इस केस में ये W की होगी। दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ ले लो, इसमें कोई ऐसा कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ अदरवेज करने का तरीका ये हो सकता है कि पहले ही पॉसिबिलिटी से स्टार्ट किया, उससे आंसर आ रहे होंगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो कहीं रिजेक्ट नहीं हुई तो उसी से आंसर करना शुरू कर दो। लेकिन अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी सोचो, पर मैं तो ये सजेस्ट करूंगा दोनों पॉसिबिलिटी साथ लेकर ही चला करो। फिर है y इज बिटवीन W एंड X, तो इस हिसाब से ये y की जगह हो जाएगी, क्योंकि y इज बिटवीन W एंड X है ना, तो y इज बिटवीन W एंड X, इस केस में y इज बिटवीन W एंड X। अब यहां पर मैंने ये भी बताया था लीनियर के केस में y इज बिटवीन W एंड X, तो कुछ भी हो सकता था, y इधर X कहीं और एग्जैक्टली बिटवीन तो लिखा नहीं है ना, क्लियर है कि नहीं है, तो इसलिए और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। फिर मैंने यही क्यों ली, क्योंकि कई बार थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी रहती है, जैसे लिख देते हैं तो तुम तो क्या करना है तुम्हें, अगर ऐसा कुछ लिखा हो तुम तो एक बार एग्जैक्टली बिटवीन लेकर ही सॉल्व किया करो, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत ज्यादा केसेस बन जाएंगे, कितनों को कंसीडर करेंगे, तुम तो इनसे करो, हाँ ये रिजेक्ट हो जाए तो फिर और आगे के लिए सोचेंगे। फिर है V सिटिंग थर्ड फ्रॉम द अदर एंड, या अगर हम इसको नहीं भी मार्क करते y इज बिटवीन W एंड X, तो ये तो हमारे लिए फिक्स इंफॉर्मेशन हो ही जाती, V सिटिंग थर्ड फ्रॉम द अदर एंड, यानी इस केस में ये V की जगह हो जाती और यहां पर ये V की हो जाती। इसके अलावा है U इज इमीडिएट राइट ऑफ V, तो इस केस में U इज इमीडिएट राइट ऑफ V, ठीक है। अब और ये वाला केस हम देख रहे हैं रिजेक्ट हो रहा है, तो ये केस रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और ये हम देख रहे हैं किसी भी इंफॉर्मेशन से रिजेक्ट भी नहीं हुआ, y इज बिटवीन W एंड X भी हो गया, क्लियर है। अब बचा हुआ पर्सन कौन है, एंड दैट इज S, तो ये S की जगह हो जाएगी। अब यहां पे एक कंफ्यूजन जरूर हमारे रह सकता है कि
लीनियर के केस में मैंने बताया था बिटवीन और इमीडिएटली बिटवीन दो अलग अलग बातें होती है ये सब। लेकिन अब देखो ऐसा है कि अब देखो ये तुम देख सकते हो एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एग्जैक्ट लैंग्वेज तो वही होनी चाहिए जो मैंने तुम्हें बताई। लेकिन कई बार एग्जाम्स में हम देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है लैंग्वेज की हो, तो इन्होंने एक्चुअली यहाँ बिटवीन को इमीडिएटली बिटवीन ही करके ही सॉल्व किया हुआ है, मतलब इनका मतलब यहाँ पे यही है। और वो हमें कैसे पता पड़ा, जब हमने देख लिया रिजेक्ट नहीं हो रही, हाँ रिजेक्ट हो जाती तो फिर हम उसके बारे में सोचते। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए ये भी है कि अगर बिटवीन कहीं लिखा हो तो इमीडिएटली बिटवीन के हिसाब से करना, सॉल्व कर दिया करो। अगर केस रिजेक्ट हो रहा है तो फिर दूसरी चीज सोचा करो, अदरवाइज यहाँ जैसे रिजेक्ट नहीं हुआ तो यही है आंसर। तो बस अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ एक्स। अब वही है, जैसे लेफ्ट ऑफ एक्स तो वाई भी है, डब्ल्यू भी है, टी भी है ना, लेकिन ये यहाँ पे वही इमीडिएट लेफ्ट कहना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर वाई यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो अब कहने को तो टी और डब्ल्यू भी एक्स के लेफ्ट में ही है, मैंने बताया था ना लेफ्ट या इमीडिएट लेफ्ट दो अलग अलग बातें होती हैं। पर अब इसमें ये क्वेश्चन एनटीएससी और मैंने करवाने का मतलब भी इस क्वेश्चन को यही था कि एनटीएससी में कई बार ऐसे लैंग्वेज आ जाएगी या इस तरीके से कुछ होगा कि लेफ्ट का मतलब इमीडिएट लेफ्ट या राइट का मतलब इमीडिएट राइट ही होगा। ठीक है ना, अब तुम कहोगे हमें कैसे पता पड़ेगा, तो ऑप्शन से पता पड़ रहा है कि एक को टिक करना है। भाई अगर ये लिखते लेफ्ट ऑफ एक्स और तीनों दे देते वाई डब्ल्यू टी तो वो हम अपना आंसर मार्क करते, लेकिन यहाँ पे देख रखा है वाई अलग ऑप्शन है, डब्ल्यू अलग ऑप्शन है, टी अलग ऑप्शन में है, तो इनमें से कोई एक ही आंसर हो सकता है ना, तो उस केस में हम इमीडिएट के हिसाब से ही करेंगे। तो क्वेश्चन करते वक्त तुम अगर लेफ्ट भी लिखा हो तो पहले इमीडिएट लेफ्ट के हिसाब से ही सॉल्व कर दिया करो। फिर वेयर इज एक्स एस सिटिंग, तो सारे लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, तो ये इस तरफ कौन सा एंड हो जाएगा, ईस्ट, तो एस इज सिटिंग एक्सट्रीम ईस्ट। ओके, नेक्स्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें दे रखा है एक्स वाई जेड पी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड डिस्कसिंग देयर ट्रेड्स। चार लोग हैं एक सर्किल में बैठे हुए हैं, तो अब दे रखा है एक्स सिट्स अपोजिट कुक, यानी अगर तुम ये एक्स की पोजीशन ले लेते हो तो ही सिटिंग, यानी चार लोग हैं और चारों अलग अलग प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं। एक्स सिटिंग कुक अपोजिट कुक, एक्स का प्रोफेशन नहीं दिया हुआ है और अपोजिट कुक बैठा ये कुक क्या, लेकिन कुक कौन है इनमें से वो नहीं दिया हुआ है। आगे वाई सिट्स राइट टू द बार्बर, अब ये तो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस ज्यादा हो जाएंगे है ना, तो इस पे तो अब ये मार्क नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है वॉशरूम इज ऑन लेफ्ट ऑफ टेलर, वो भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि टेलर इन तीनों से कोई भी हो सकता है ना। मान लो टेलर, लेकिन इधर ले लेते हैं तो वॉशरूम इज ऑन लेफ्ट ऑफ टेलर, तो ये वॉशरूम की जगह होती है, लेकिन यहाँ तो कुक है, तो यानी चलो टेलर इधर नहीं ले सकते, लेकिन इन दो प्लेसेस में कहीं तो टेलर होगा, तो यानी दो पॉसिबिलिटीज अभी भी बन रही है। फिर आगे है पी सिट्स अपोजिट जेड, तो पी और जेड अपोजिट है, यानी पी और जेड इन दो प्लेसेस पे हैं, लेकिन अब यहां पे ये प्रॉब्लम है कि ये भी दो पॉसिबल केसेस हो गए, इधर पी इधर जेड या इधर जेड इधर पी, यानी कोई भी हम इंफॉर्मेशन उठा के देख लें दो पॉसिबल केसेस से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो पी अपोजिट जेड है तो पी इधर जेड इधर, या इस केस में जेड इधर पी इधर। अब बाकी दो इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। वॉशरमैन इज ऑन लेफ्ट ऑफ टेलर एंड वाई सिट्स राइट टू द बार्बर, अब यानी ये जगह वाई की हुई है ना, राइट ऑफ बार्बर है तो यानी ये बार्बर भी है, क्योंकि राइट हमारा इस तरीके से जाएगा तो ये बार्बर, लेकिन इस केस में यहां पर बार्बर की जगह होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दे रखा है वॉशरमैन इज लेफ्ट ऑफ टेलर, ये दो में से एक वॉशरमैन है एक टेलर है, तो ऐसे इनकी प्रोफेशंस हैं कि वॉशरमैन इज ऑन लेफ्ट ऑफ टेलर, यानी टेलर है, ये लेफ्ट हैंड ये हमारा हुआ, या इस केस में ये वॉशरमैन और ये टेलर, यानी हम देख सकते हैं कि एक्स तो दोनों पॉसिबिलिटी से टेलर ही हमें मिल रहा है, वाई कुक मिल रहा है, लेकिन जेड का प्रोफेशन एक जगह से बार्बर दूसरी जगह से वॉशरमैन, ऐसे ही पी का, तो जेड और पी के तो ट्रेड्स हम नहीं डेफिनेटली बता सकते, लेकिन एक्स और वाई के बता सकते हैं, उन्हीं का पूछा हुआ है। तो एक्स एंड वाई आर टेलर एंड कुक रेस्पेक्टिवली, तो टेलर एंड कुक लिखना। अब अगर कोई ऑप्शन कुक एंड टेलर होता तो वो गलत होता है इसके सामने, क्योंकि अगर एक्स एंड वाई पूछा है तो एक नॉर्मल यही है कि पहले एक्स का प्रोफेशन फिर वाई का प्रोफेशन, इसी ऑर्डर में जिस ऑप्शन में। हाँ, अब अगर टेलर एंड कुक होने की बजाय सिर्फ कुक एंड टेलर होता तो फिर उसी को मार्क करते, पर मेरे कहने का मतलब टेलर एंड कुक एंड टेलर दोनों हो तो फिर टेलर एंड कुक मार्क करो, क्योंकि एक्स एंड वाई बोल रखा है। ओके, आज का ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, और जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस रह गए चैप्टर के वो करो, अपनी प्रैक्टिस करो, आगे के
चैप्टर्स उनको भी पढ़ो, क्योंकि मेंटलिटी में तो कई चीज़ें हम ऑलरेडी, क्योंकि मेंटलिटी कोई फॉर्मूलेस या थ्योरी तो होती नहीं है, तो हमें अपना दिमाग लगाना है, थोड़ी बहुत बस डायरेक्शन की जरूरत होती है, तो कई बार तो कुछ चीज़ें हम अपने आप ही कर लेते हैं, तो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत ट्राई जरूर करो। ओके, अब इससे दे रखा है कि देयर आर 8 पर्सन, दे आर सिटिंग ऑन अ मैरी गो राउंड फेसिंग एट द सेंटर। मैरी गो राउंड मतलब एक तरीके से जो हम जिसको हिंदी में हम यूँ कह सकते हैं कि दे आर ऑन, मतलब मैरी गो राउंड सबको मालूम होगा, सब बैठे होंगे, झूला वगैरह जो बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है। अब इसमें जो पर्सन्स को जो नेमिंग दी हुई है वो ग्रीक सिंबल्स में दी हुई है, तो अल्फा बीटा गामा ये सिंबल्स तो सभी को मालूम होंगे, बाकियों के नाम भी हो सकता है मालूम हो, फिर भी मैं एक बार अपनी तरफ से बता देता हूँ। ये जो फोर्थ सिंबल है डेट इज डेल्टा, जो फिफ्थ है डेट इज एप्सिलॉन, जो सिक्स्थ है डेट इज पाई, फिर शाई, एंड देन लास्ट वन इज ईटा। तो दे आर सिटिंग ऑन मैरी, डेल्टा इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ईटा, तो कहीं भी ईटा की, जैसे यहां तुमने जगह ले ली ईटा के लिए, तो डेल्टा इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ईटा हो गया, ठीक है। फिर है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अल्फा, हु यानी ईटा की जब बात हो रही है, हाँ अगर यहाँ हु की जगह एंड होता तो यानी डेल्टा की बात कंटिन्यूएशन हो रही है, आ रही बात समझे। तो ईटा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अल्फा, या यूं कह लो अल्फा उसके थर्ड राइट में होगा, भाई ईटा अल्फा के लेफ्ट में, तो यहाँ कह लो अल्फा ईटा के थर्ड राइट में होगा, तो ये राइट हमारा, तो ये अल्फा की जगह होगी। फिर आगे दे रखा है बीटा इज फोर्थ टू द राइट ऑफ गामा, फोर्थ यानी बीच में 3 लोग, तो 2 पर्सन के बीच में यानी ऑपोजिट ही वो एक दूसरे के बैठे होंगे, आ रही है ना बात समझे। जैसे तुम कोई भी, जैसे 2 पोजीशन ले लो, तो यहां से भी जा रहे हो तो फोर्थ, और यहां से भी जा रहे हो तो फोर्थ, है ना। तो ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे बीटा इज फोर्थ टू द राइट ऑफ गामा, ऐसा दे रखा है, यानी ये दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के बैठे हैं। तो यहाँ पे अब ऑपोजिट ये चार पेयर्स हो सकते हैं, 4 पेयर ऑफ पर्सन होंगे जो एक दूसरे अपोजिट होंगे, एक ये पेयर, एक ये, तो 3 तो भरे हुए हैं, सिर्फ यही वाला एक हो सकता है जहाँ पे कि हमें किसी भी पेयर ऑफ पर्सन के बारे में नहीं मालूम, तो यहाँ पे एक की पोजीशन बीटा है, दूसरा गामा है। लेकिन अब ये भी देखा है बीटा इज फोर्थ टू द राइट ऑफ गामा हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ ईटा, यानी गामा की बात हो रही है, वो इमीडिएट नेबर ऑफ ईटा है ना। तो तुम इससे भी समझ सकते हो, अब इमीडिएट नेबर ऑफ ईटा है गामा, तो अगर गामा इधर तो हो नहीं सकता है क्योंकि उसके अपोजिट अल्फा है, तो यहीं पर ही गामा की जगह हो सकती है ताकि उसके अपोजिट ये बीटा हो, ऐसा समझ आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट जो है ये है शाई इज नॉट अ नेबर ऑफ बीटा, तो शाई इज नॉट अ नेबर ऑफ बीटा और गामा, यानी बीटा के पास में नहीं बैठा है, गामा के पास में नहीं बैठा है, ये बीटा और गामा, तो शाई की ये जगह होगी, शाई इज इमीडिएट नेबर ऑफ बीटा और गामा नहीं है, तो ये यहां एक ही जगह फिर बच रही है। फिर फाई इज नॉट अ नेबर ऑफ बीटा, यानी फाई बीटा के पास में नहीं है, तो एक ही जगह बच रही है, वो फाई के लिए होगी। अब एक सिंबल रह जाता है डेट इज एप्सिलॉन, वो यहां प्लेस कर देंगे। अब हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बीटा, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बीटा कौन हो जाएगा, लेफ्ट, यानी यू चलना है हमें, ये लेफ्ट, ठीक है ना, इस तरीके से चलना है तो इस तरीके से चलो, बीटा से थर्ड लेफ्ट, दैट इज 5, यानी सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द सेकंड पर्सन, तो इसको केयरफुली करो, कई बार गलती कर देते हैं इस तरह के क्वेश्चन से। पहले तो देखो एक साथ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, फिर देखो कि फर्स्ट पर्सन इज इमीडिएट राइट ऑफ द सेकंड पर्सन, जैसे पहला ऑप्शन है डेल्टा एंड शाई, तो वो ठीक है एक दूसरे के साथ बैठे हैं, लेकिन डेल्टा शाई के लेफ्ट में, यानी फर्स्ट पर्सन इज लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन है, लेकिन हमें तो राइट चाहिए, यानी ये ऑप्शन रिजेक्ट होता है। फिर इधर आ जाओ बीटा और एप्सिलॉन, ठीक है, राइट इधर से हुआ है ना, ये राइट इधर से आएंगे हम, है ना, तो बीटा क्या राइट ऑफ एप्सिलॉन है, बिल्कुल है, तो यानी यही हमारा आंसर है। तो एग्जाम में जैसे ही सही आंसर मिले अगले ऑप्शन में चलना है, पर यहाँ पर हम चीज चेक कर लेते हैं। अगला है नीटा एंड ईटा एंड बीटा, लेकिन ये तो वैसे ही एक साथ बैठे ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है। फिर है शाई एंड ईटा, तो शाई एंड ईटा, अब उसमें शाई फर्स्ट पर्सन है, बट फर्स्ट पर्सन शाई इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन ईटा, लेकिन हमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग राइट में चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन भी रिजेक्ट होता है। फिर है व्हाट इज फाइव पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू शाई, फाइव की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू शाई, तो अगर राइट से चलो तो थर्ड और लेफ्ट से चलो तो फिफ्थ, तो थर्ड फ्रॉम राइट दे रखा है, यानी ए ऑप्शन। फिर है हु इज सिटिंग बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में है एप्सिलॉन, दैट इज ऑप्शन सी। हाउ मेनी ऑफ देम आर बिटवीन गामा एंड बीटा,
तो गामा और बीटा कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन चलो, तीन ही लोग आ रहे हैं, तो 3 यानी डी ऑप्शन। फिर ये क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे। रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच रहे हैं अपने ओन पर ट्राई करो, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो उसको पूछो पर्सनली मैसेज करके या ग्रुप पे मैसेज करके, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट। वो अपने ओन पर एक बार खुद पढ़ो समझो, ठीक है।